फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 23 सितंबर 2024 और 23 सितंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, सितंबर 2024 में भारत की समुद्री नीति ने हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत हरित शिपिंग, डिजिटलीकरण और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ सहयोग किया, जिसमें बंदरगाह, आधुनिकीकरण, हरित समुद्री प्रौद्योगिकी, हाइड्रोजन और अमोनिया आधारित ईंधन और भारत में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। In September 2024, India's maritime collaborated with which of the following countries to focus on green shipping, digitalization and sustainable development under the Green Strategic Partnership expanded to include areas such as port modernization, green maritime technology, hydrogen and ammonia based fuels and the establishment of a center of excellence in India। फर्स्ट ऑप्शन है फिनलैंड, सेकेंड ऑप्शन है नॉर्वे, थर्ड ऑप्शन है स्वीडन, फोर्थ ऑप्शन है डेनमार्क। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत और डेनमार्क के समुद्री संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं तथा दोनों देश टिकाऊ समुद्री प्रथाओं को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत डेनमार्क हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग का विस्तार प्रमुख क्षेत्रों में हुआ है, जैसे गुणवत्तापूर्ण शिपिंग, बंदरगाह राज्य नियंत्रण पर सहयोग, समुद्री प्रशिक्षण और शिक्षा, अनुसंधान और विकास, समुद्री डकैती, हरित समुद्री प्रौद्योगिकी, जहाज निर्माण और हरित शिपिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, इसरो के चंद्रयान 4 मिशन का कुल स्वीकृत बजट कितना है। व्हाट इज द टोटल अप्रूव्ड बजट ऑफ द चंद्रयान 4 मिशन ऑफ इसरो। फर्स्ट ऑप्शन है 1104.06 करोड़, सेकेंड ऑप्शन है 2104.06 करोड़, थर्ड ऑप्शन है 3104.06 करोड़, फोर्थ ऑप्शन है 1504.06 करोड़। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इसरो के चंद्रयान 4 मिशन का कुल स्वीकृत बजट कितना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2104.06 करोड़। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने के बाद पृथ्वी पर वापस आने के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास एवं प्रदर्शन करने तथा चंद्रमा के नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर उनका विश्लेषण करने के लिए चंद्रमा मिशन, जिसका नाम चंद्रयान 4 है, इसको मंजूरी दे दी है। यह चंद्रयान 4 मिशन अंततः चंद्रमा पर भारतीय लैंडिंग वर्ष 2040 तक नियोजित और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लौटने के लिए आधारभूत प्रौद्योगिकी क्षमताओं को प्राप्त करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित चौथे नवीकरणीय ऊर्जा निवेश शिखर सम्मेलन के दौरान अग्रणीय नवीकरणीय ऊर्जा RE परियोजना डेवलपर्स, विनिर्माण कंपनियों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए करीब कितने रुपए प्रतिबद्धता जताई है? ड्यूरिंग दी 4th RE इन्वेस्ट समिट होस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड कॉन्फिडेंटेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII, लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट डेवलपर्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कमिटेड क्लोज टू द डेवलपमेंट ऑफ RE प्रोजेक्ट्स बाय 2030। फर्स्ट ऑप्शन है 12.45 ट्रिलियन रुपीज, सेकेंड ऑप्शन है 22.45 ट्रिलियन रुपीज, थर्ड ऑप्शन है 32.45 ट्रिलियन रुपीज या फोर्थ ऑप्शन है 42.45 ट्रिलियन रुपीज। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी 32.45 ट्रिलियन रुपी। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अग्रणीय नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना डेवलपर्स, विनिर्माण कंपनियों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए लगभग $386 बिलियन या लगभग 32.45 ट्रिलियन रुपए खर्च करने की प्रतिबद्धता जताई है। यह प्रतिबद्धता नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित चौथे री इन्वेस्ट शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में व्यक्त की गई। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सितंबर 2024 में फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया ने कोयला क्षेत्रों में जन औषधि केंद्रों की स्थापना के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इन सितंबर 2024 Pharmaceuticals and Medical Devices Bureau of India has signed an MOU with which company to provide high quality generic medicines through the establishment of जन औषधि केंद्र in coal field areas। फर्स्ट ऑप्शन है भारत कोइंग कोल लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन है मैनकाइंड फार्मा या फोर्थ ऑप्शन है कोल इंडिया लिमिटेड। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कोल इंडिया लिमिटेड। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। आम जनता को किफ़ायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयाँ और सर्जिकल उपकरण उपलब्ध कराने के मिशन के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया और कोल इंडिया लिमिटेड ने प्रत्येक कोयला क्षेत्र चयनित अस्पतालों या कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्दिष्ट या तय किए गए किसी भी उपयुक्त स्थान पर जन औषधीय केंद्र खोलने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री डाकू की तरह बात करो दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल टॉक लाइक आ pirate days is observed every year on which day? फर्स्ट ऑप्शन है 17 सितंबर, सेकेंड ऑप्शन है 18 सितंबर, थर्ड ऑप्शन है 19 सितंबर या फोर्थ ऑप्शन है 20 सितंबर।
बताइएगा फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री डाकू की तरह बात करूं दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 19 सितंबर को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री डाकू की तरह बात करें दिवस हर साल 19 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को सौहार्द और साझा मनोरंजन की भावना के साथ एक साथ लाना है, जहां मित्र, परिवार और यहां तक कि अजनबी भी हल्की फुल्की बातचीत, चुटकुले और गतिविधियों में शामिल होती हैं, जिससे वे मुक्त हो जाते हैं, हंसते हैं और कुछ समय के लिए रोजमर्रा की जिंदगी के तनाव से दूर हो जाते हैं। टॉक लाइक आ पायरेट डे की शुरुआत 1995 में हुई थी, जब ओरेगन के दो दोस्तों ने रॉकेट बॉल खेलते हुए मजाक में इस छुट्टी की शुरुआत की थी। उन्होंने कुछ सालों तक इसे चुपचाप मनाया और अपने दोस्तों के एक छोटे समूह के साथ मजाक साझा किया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सितंबर 2024 में गति शक्ति विश्वविद्यालय ने मोनास इंस्टीट्यूट ऑफ रेलवे टेक्नोलॉजीज के माध्यम से रेलवे इंजीनियरिंग में संयुक्त अनुसंधान, शिक्षा और कार्यकारी प्रशिक्षण में सहयोग की सुविधा के लिए मोनास विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मोनास विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? इन सितंबर 2024 गति शक्ति विश्वविद्यालय signed an MOU with Monash University to facilitate collaboration in joint research, education and executive training in railway engineering through the Monash Institute of Railway Technology. Monash University belongs to which of the following country? फर्स्ट ऑप्शन है न्यूजीलैंड, सेकंड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड ऑप्शन है जापान, फोर्थ ऑप्शन है यूएसए। बताइएगा फ्रेंड्स, मोनास विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया देश से। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। गति शक्ति विश्वविद्यालय ने मोनास इंस्टीट्यूट ऑफ रेलवे टेक्नोलॉजी के माध्यम से रेलवे इंजीनियरिंग में संयुक्त अनुसंधान, शिक्षा और कार्यकारी प्रशिक्षण के सहयोग की सुविधा के लिए मोनास विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्नत प्रौद्योगिकी रेलवे इंजीनियरिंग पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक संयुक्त अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना के साथ साथ भविष्य की औद्योगिक परियोजनाओं पर सहयोग के अवसरों की भी खोज की जाएगी, जिससे दोनों पक्षों को पारस्परिक लाभ मिलेगा तथा ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय रेलवे प्रणालियों को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सितंबर 2024 में सरकार ने नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया है, जो सरकार को किस अधिनियम के तहत देश की बुनियादी ढांचा वित्त संरचनाओं को मजबूत करने में मदद करेगा? In September 2024, the government has notified the National Bank for Financing Infrastructure and Development as a public financing institution that will help the government fortify the nation's infrastructure finance structures under which act? फर्स्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सेकेंड ऑप्शन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, थर्ड ऑप्शन है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, फोर्थ ऑप्शन है कंपनीज एक्ट 2013। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कंपनीज एक्ट
2013। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्त पोषण बैंक को कंपनी की अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया है। इससे सरकार को देश के बुनियादी ढांचे के वित्त ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के अधीन केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्त पोषण बैंक को एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड बाय श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? फर्स्ट ऑप्शन है MS धोनी को, सेकेंड ऑप्शन है मनु भाकर को, थर्ड ऑप्शन है शीतल देवी को, या फोर्थ ऑप्शन है राहुल द्रविड़ को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, राहुल द्रविड़ जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। श्रीराम फाइनेंस के साथ राहुल द्रविड़ का जुड़ाव दो ऐसी संस्थाओं के आदर्श मिश्रण को दर्शाता है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में लगातार विश्वास, विश्वसनीयता और उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 2026 में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? विच सिटी विल होस्ट दी 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2026? फर्स्ट ऑप्शन है लंदन, सेकेंड ऑप्शन है बर्मिंघम, थर्ड ऑप्शन है ब्रिस्बेन, या फोर्थ ऑप्शन है ग्लासगो। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, 2026 में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ग्लासगो करेगा। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने पर सहमति व्यक्त की है, जबकि मूल मेजबान ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया ने बढ़ती लागत के कारण इसकी मेजबानी करने से इनकार कर दिया था। ग्लासगो ने इससे पहले 2012 राष्ट्रमंडल खेलों की सफलतापूर्वक मेजबानी की थी। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में आयोजित किए गए थे तथा राष्ट्रमंडल खेल महासंघ, जिसे अब राष्ट्रमंडल खेल के नाम से जाना जाता है, के सदस्य देश या क्षेत्र इन खेलों में भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय सेना ने पहाड़ी इलाकों में सेना के बचाव कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें संगठन हिमस्खलन बचाव और उत्तरजीविता कौशल को बढ़ाने के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करेगा? The Indian Army has signed an MOU with which of the following to enhance the Army rescue operation in mountainous terrain, wherein the organization will provide customized terrain programs to enhance avalanche rescue and survival skills? फर्स्ट ऑप्शन है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, सेकेंड ऑप्शन है हिमालयन रेस्क्यू ऑपरेशंस, थर्ड ऑप्शन है तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू, फोर्थ ऑप्शन है इंडियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय सेना ने दिल्ली छावनी स्थित भूमि युद्ध अध्ययन केंद्र में तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के साथ एक समझौता किया है। यह समझ पहाड़ी इलाकों में भारतीय सेना के बचाव और उत्तरजीविता अभियानों को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। समझौता ज्ञापन में यह प्रावधान है कि TMR भारतीय सेना के साथ मिलकर सेना के प्रशिक्षकों के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करेगा, जिसका उद्देश्य सैनिकों को हिमस्खलन बचाव और उत्तरजीविता कौशल में प्रशिक्षित करने की उनकी क्षमता में सुधार करना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।